हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लिथोस्फीयर के बारे में, यानी कि स्थल मंडल के बारे में। तो स्थल मंडल में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे जो सागर की जल तरंगें होती हैं उनके द्वारा जो तट रेखा होती है, जो तट रेखा होती है वो किस प्रकार से निर्मित होती है, तो उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो कहें तो सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार, तो उनके कौन से प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में जानेंगे आज की क्लास में। कल फिर हम वनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लिथोस्फीयर, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे अपना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? फियर्ड तट। फियर्ड तट। अब ये फियर्ड तट क्या होते हैं? तो किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंसे सागरीय जल के नीचे धंसे जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। या धंस लिख लीजिए, बस धंस जाने से, धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। ठीक है, आगे क्या है? आगे इसी के अंदर है, इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। इनके जो किनारे होते हैं, इनके किनारे खड़ी दीवार, इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। अब उदाहरण के लिए है, उदाहरण भी साथ के साथ देख लो। नॉर्वे का तट फियोर्ड तट का उदाहरण है। नॉर्वे का तट फियोर्ड तट का उदाहरण है। नॉर्वे का तट फियोर्ड तट का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या आता है इसके अंदर? अगला जो प्रकार है वो है रिया तट। क्या है? रिया तट। रिया तट। अब रिया तट और जान लो क्या होता है। ठीक है, लिखवा के तब एक्सप्लेन कर लूँगी। नदियों द्वारा अपर्दित नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि में धंस जाने से उच्च भूमि में धंस जाने से उच्च भूमि में धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है।
रिया तट का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है इसी के अंदर, इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। इसकी जो गहराई होती है वो क्या है, समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे है इसी के अंदर, प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग पश्चिमी तट का उत्तरी भाग पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। रिया तट का उदाहरण है। ठीक है, तो देखो, जो सागर की जल तरंगे होती हैं उनके द्वारा जो तट रेखा का निर्माण होता है तो उसके प्रकार हैं, मतलब किस किस प्रकार से तट रेखा का निर्माण होता है सागर की जल तरंगों द्वारा। तो सबसे पहला प्रकार क्या है, फियर्ड तट। तो फियर्ड तट क्या होता है, तो ये जो फियर्ड तट होता है ये होता है कि किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के, मतलब हिमानीकृत मतलब जहाँ पर बर्फ वगैरह रहती है, तो वहाँ की जो उच्च भूमि होती है, तो उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से, जो उच्च भूमि है उसका जो सागरीय जल है वो नीचे की तरफ धंस जाता है, तो फियर्ड तट का निर्माण होता है। तो वहाँ जो तट बनता है तो वो उस तट को क्या बोलते हैं, उस तट को फियर्ड तट बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि उस तरीके से जो हिमानीकृत जो उच्च भूमि होती है वो सागरीय जल के नीचे धंस जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उस तरीके से उसको हिमानीकृत जो उच्च भूमि है सागरीय तट के नीचे धंसने से हम कह सकते हैं फियर्ड तट का निर्माण होता है। ठीक है, इतनी बात समझ के फिर आगे है कि इसके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं, मतलब इसके जो ये जो तट होता है इसके जो किनारे होते हैं एक तरीके से इस तरीके से होते हैं जैसे खड़ी दीवार होती है ना, तो इसके किनारे हमको देखने में ऐसे लगेंगे जैसे खड़ी दीवार हो। अब उदाहरण है, एग्जाम्पल जो है, जो नॉर्वे का तट है, आप देखेंगे अगर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो जो नॉर्वे का तट है, तो नॉर्वे का जो तट है वो फियर्ड तट का ही एक उदाहरण है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। फिर नेक्स्ट आता है रिया तट। अब ये रिया तट क्या होता है, तो रिया तट क्या है कि नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि के, मतलब नदी क्या करती है, जो उच्च भूमि होती है नदियों के द्वारा उसका उच्च भूमि का अपर्दन होता है, मिट्टी को लेकर आती है नदी, ठीक है, भूमि का अपर्दन करती है। उच्च भूमि में धंस जाने से, मतलब नदियों के द्वारा जो अपर्दित होकर जो उच्च भूमि जो होती है वो धंस जाने से जो उस रिया तट बनता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, नदियों द्वारा अपर्दित उच्च भूमि में धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। ठीक है, नदियों द्वारा जो भी अपर्दित उच्च भूमि होती है वो उसमें धंस जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे रिया तट का निर्माण होता है। अब जो इसकी गहराई होती है, इसकी गहराई क्या है कि समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है, मतलब गहराई क्या है वो समुद्र की तरफ बढ़ती जाएगी। रिया तट की जो गहराइयाँ हैं वो हमेशा समुद्र की तरफ ही चलती जाती है, बढ़ती जाती है। अब उदाहरण क्या है, या ऐसे समझ लो, जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, तो प्रायद्वीपीय भारत के जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है, पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है वो रिया तट का ही उदाहरण है।
प्रायद्वीपीय भारत के जो पश्चिमी तट है उसका जो उत्तरी भाग है वो हम कह सकते हैं कि रिया तट का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो आई होप आप फियर्ड तट और रिया तट के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें 5 तट हैं। कितने हैं? 5 तट हैं इसमें। तीसरे तट की तरफ चलते हैं। हैफा तट। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? हैफा तट। ठीक है, अब हैफा तट क्या होता है? सागरीय तटीय भाग में सागरीय तटीय भाग में सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से किसी निम्न भूमि के डूब जाने से किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। ठीक है, आगे है इसी में अभी। इस पर रोधिकाओं की रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है। समानांतर श्रृंखला मिलती है। ठीक है, आगे है बीसी में, जिससे क्या होता है? जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। ठीक है, आगे है अभी इसी में यूरोप का बाल्टिक तट। यूरोप का बाल्टिक तट। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का उदाहरण है। हैफा तट का
उदाहरण है। तो चलो अब हैफा तट देख लो। तीसरा तट आता है हैफा तट। अब ये हैफा तट क्या होता है कि जो सागरीय तट है, सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट बोलते हैं। मतलब जो सागर का जो तटीय भाग है उसमें जो निम्न भूमि है यदि वो डूब जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उससे जो निर्मित होता है वो हैफा तट का निर्माण होता है। उससे जो निम्न भूमि, जो निचली जो भूमि रहती है वो डूब जाती है तो उससे हैफा तट का निर्माण होता है। आगे है, इस पर जो रोधिकाओं की समांतर श्रृंखलाएं मिलती हैं या समांतर श्रृंखला मिलती है, इस पर क्या होता है, जो रोधिकाएं हैं उनकी पैरेलल समांतर श्रृंखलाएं मिलती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। जिससे क्या होता है, जो सागर का जल है वो घिर जाता है और लैगून झीलों का निर्माण करता है। ठीक है, तो हैफा तट के बारे में आपको पता चल गया। अब आगे है जो यूरोप का बाल्टिक तट है, आप गूगल में सर्च कर लेना यूरोप का बाल्टिक तट, तो वो क्या है, हैफा तट का एक उदाहरण है। क्या है वो, हैफा तट का एक उदाहरण है। तो ये जो आ रहे हैं ना, ये तट जो हम जिन तटों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इजीली ये नहीं याद होते तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको हैफा तट के बारे में बता दिया, तो हैफा तट आप गूगल पे सर्च करेंगे, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप, मतलब ये है कि थोड़ा पिक्चर वगैरह आप देख लेंगे तो ईजिली वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, जब हम कोई थोड़ी टिपिकल सी या कोई नई सी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो अगर इस तरीके से हम पढ़ लेंगे तो इजीली वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे नंबर 4 पे आता है हमारा डॉल्मेशियन तट। डॉल्मेशियन तट के बारे में हम पढ़ते हैं। डॉल्मेशियन तट, अब ये क्या होता है, समानांतर पर्वतीय कटकों वाले समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से डॉल्मेशियन तट तट का निर्माण होता है। ठीक है, आगे इसी में है अभी यूगोस्लाविया का डॉल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। कहाँ का, जो यूगोस्लाविया का, यूगोस्लाविया का डॉल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। ठीक है,
तो देखो, अब डॉल्मेशियन तट क्या होता है? तो डॉल्मेशियन तट क्या होता है? जो समानांतर जो पर्वतीय कटकों वाले जो तट होते हैं उनके धसाव से वो धस जाते हैं, तो उनके धसाव से डॉल्मेशियन तट का निर्माण होता है। क्या होता है? जो समानांतर जो पर्वतीय कटकों वाले जो तट होते हैं वो धस जाते हैं, उनके धसाव से डॉल्मेशियन तटों का निर्माण होता है। अब जो यूगोस्लाविया का जो डॉल्मेशियन तट है वो इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो यूगोस्लाविया का डॉल्मेशियन तट भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, नेट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट तट के बारे में बात करते हैं, निर्गत समुद्र तट, फिर उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल वनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 5th नंबर पर आता है निर्गत समुद्र तट। निर्गत समुद्र तट, अब ये क्या होता है? स्थल खंड के ऊपर उठने या स्थल खंड के ऊपर उठने या जो स्थल खंड होता है उसके ऊपर उठने या समुद्री जलस्तर के नीचे गिरने से या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है, इस प्रकार के तट पर स्पिट, इस प्रकार के तट पर के तट पर स्पिट, लैगून, पुलिन, क्लिफ, पुलिन, क्लिफ एवं मेहराब मिलते हैं। एवं मिलते हैं, एवं मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का, भारत के अंदर, भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। ठीक है, चलो देखो, अब ये निर्गत समुद्र तट क्या होता है? तो जो स्थलखंड है, स्थलखंड के ऊपर उठने, यदि स्थलखंड ऊपर उठ जाए या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से, या तो स्थलखंड
ऊपर उठ जाए या समुद्र का जो जल स्तर है वो नीचे चला जाए, नीचे गिर जाए, तो निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। तो उससे क्या होता है, जो निर्गत समुद्र तट है उसका निर्माण होता है। आगे है, इस प्रकार के जो तट हैं वो, इस प्रकार के तट पर स्पिट, लैगून, पुलिन, क्लिफ एवं मेहराब मिलते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार के तट होते हैं वहाँ पर क्या क्या मिलते हैं, स्पिट, लैगून, पुलिन, क्लिफ एवं मेहराब मिलते हैं। अब जो भारत के जो गुजरात का जो काठियावाड़ तट है वो निर्गत समुद्र तट का एक उदाहरण है। कहाँ का, भारत का जो गुजरात का काठियावाड़ तट है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या थे, 5 प्रकार थे जो सागरीय जल तरंगों द्वारा जो तट रेखा का निर्माण होता है। तो उनके ये 5 प्रकार थे, उन 5 प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब कल क्या करने वाले हैं मैंने आपको बता ही दिया है, कल हम पढ़ेंगे वनों के बारे में। ठीक है, फिर कल हमारा टॉपिक कंप्लीट, फिर परसों से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करने के बाद और लोगों तक भी इस क्लास के लिंक को और जो चैनल का लिंक है और वो तक भी शेयर कीजिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है मैं पहले डेली हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। और जो क्लासेस होती हैं वो शाम को 7 बजे के बाद ही अपलोड होती हैं। ठीक है, 7 से 9, साढ़े 9 के बीच में क्लास आपकी अपलोड में कर देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही है। आपको कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।